करेंगे हम। और सीटेट का आपका एग्ज़ाम है, देश भर में कोई भी एग्ज़ाम है, प्याजे के क्वेश्चंस मुझे लगता कि जितने भी ज़रूरी, जितने भी टाइप्स बन सकते हैं और अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ मतलब ऐसे प्याजे के क्वेश्चंस कर लेंगे हम आज, तो मतलब वो मीम चला था ना बीच में कि किसी ने सोची नहीं होगी, तो बहुत बड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम। और बार बार क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस भी लेने ज़रूरी हैं, प्रीवियस ईयर भी, नए भी, पुराने भी, तो सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चाइल्ड डेवलप्स लर्निंग थ्रू, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी का इंतजार था हमें, है ना। तालियां बजा दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, जवाब दीजिएगा फटाफट से, है ना। बताओ फटाफट, इतने में 2 घूंट जिंदगी की 2 बूंद। ओके, फटाफट से जवाब दो। थर्ड ऑप्शन, सब इसमें तुक्के लगा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सर में दर्द वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर की यार, फर्स्ट पेपर हो सेकंड पेपर हो 1000 रुपये फीस है, दोनों की शायद 1200-1300 है आफ्टर डिस्काउंट। देखो क्वेश्चन नंबर 11, चाइल्ड डेवलप्स लर्निंग थ्रू सिग्निफायर्स इन विच सब स्टेज ऑफ पियाजेस थियरी। चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे, सब ठीक, बहुत बढ़िया। 54% लोग 54% लोग फर्स्ट कह रहे हैं, लिख देती हूँ मैं, कहीं आप कल को मना ना कर दें कि नहीं हमने नहीं दिया था ये जवाब। 27% लोग जो हैं बी कह रहे हैं, है ना। बाकियों को तो काउंट क्या ही करें, है ना, वो तो 10% 9% ऐसी सी कहानी है। देखना अब एक बार समझते हैं, कुछ नहीं है, बस एक शब्द घुमाया है और आपके सर में दर्द हो गया। पियाजे के सिद्धांत के किस उपचरण में, नहीं नहीं नहीं, सब स्टेज भी तो है, इसमें तो होना ही था। बच्चा संकेतकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, सिग्निफायर्स यानी संकेत, सिग्निफायर्स में क्या होगा, सिंबल्स ABCD, और क्या हो सकता है, साइन, राइट जाना है ना, या किसी ने ऐसे ये कहा तो बच्चे को समझ आ जाता है, हाँ ठीक है, गुड, बढ़िया, है ना। सिंबल्स, आंखें दिखाई तो डर गया, साइन ही तो है डर का कि आंखें दिखा रहा है कोई, तो सिंबल्स और साइन के माध्यम से सीखने लगता है। किस स्टेज में, आपको पता है 2 से 7 वर्ष में। सिग्निफायर्स या सिम्योटिक फंक्शन या सिंबॉलिक थॉट, बात बराबर ही है, सेम ही बात है। तो जब वो सीखने लगेगा सिग्निफायर्स के माध्यम से, कौन सी स्टेज में, सब स्टेज में, कौन सी, प्री ऑपरेशनल की। प्री ऑपरेशनल की 2 सब स्टेज बताई है मैंने आपको सिर्फ, और अभी बता चुकी हूं, तब भी आपने काफी गड़बड़ इसमें की। 2 सब स्टेजेस बताई थी, वो 2 सब स्टेजेस कौन सी थी, एक थी प्री कॉन्सेप्चुअल, दूसरी थी इंट्यूटिव। तो आपको लेना देना ही नहीं है, जब इंट्यूटिव दिया ही नहीं है तो बचा क्या ऑप्शन में, प्री कॉन्सेप्चुअल। इतनी रीजनिंग भी लगा लिया करो यार, है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, क्योंकि यहां इंट्यूटिव स्टेज है ही नहीं, और आपको पता है सिंबॉलिक थॉट आता प्री ऑपरेशनल में ही है। तो पूर्व संप्रत्यात्मक चरण 2 से 4 वर्ष में सिंबॉलिक थॉट आ जाता है बच्चे में। यहीं पे वो जो है ईगोसेंट्रिक भी है, अहम केंद्रित भी है, निर्जीव को सजीव भी समझ रहा है ना। इंट्यूटिव, अच्छा इंट्यूटिव स्टेज तो दिया हुआ था यार ऑप्शन में, मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ ज्यादा जागती कर रही हूं, दिया हुआ है, सही बात है, फिर तो कंफ्यूज होना बनता है ना। 4 से 7 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये इंट्यूटिव स्टेज है, इसमें ईगोसेंट्रिज्म जो है वो कम होने लगता है ना। बच्चों को लगता है कि उसको बहुत सारी चीजों का पता है, कैसे पता है ये नहीं पता होता उसे, क्यों, क्योंकि इसी में वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, जो इंट्यूटिव स्टेज है, कि उसे वो रीजन करने की कोशिश कर रहा है कि 2 अलग अलग चीजें अगर हो रही हैं, जैसे बिजली कड़की और लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी, उसको लग रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी गई है डर की वजह से, क्योंकि बादल कड़क रहे हैं, आवाज आ रही है, 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ देगा, इसको ट्रांसडक्टिव थिंकिंग कहते हैं, है ना। तो वो भी यहां इंट्यूटिव स्टेज में होगा 4 से 7 में। ईगोसेंट्रिज्म कम होने लगता है, अहम केंद्रितावाद धीरे धीरे, ठीक, इस स्टेज के अंत तक जाके कहीं। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में क्या, सिंबल्स के थ्रू सीख रहा है वो, तो वो साइंस और सिंबल सिग्निफायर्स के थ्रू, तो पहला ऑप्शन यहां सही था। ये दोनों जो ऑप्शन है ना, टर्शियरी सर्कुलर और अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट है सेंसरी मोटर स्टेज की आखिरी स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हम करते नहीं है क्योंकि आपके सर में दर्द हो जाएगा, जनरली टीचिंग में नहीं पूछा जाता है, अगली बार से ये भी करने लगेंगे, है ना। तो अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट होता है कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंत तक आते आते पहली बार बच्चा दिमाग में सिंबल्स बनाने लगता है। अब आपके सर में दर्द हो जाएगा अगर ये बता दिया कि ये सिंबल्स 2 से 7 में नहीं, यहां भी बनने शुरू हो गए थे, है ना, कि वो फिंगर्स को यूज करके फोन की तरह करने लगेगा, है ना। तो ये क्या है, ये सेंसरी मोटर के लास्ट में 18 से 24 महीने में ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट आ जाता है, ऐसे ही बता रही हूँ, जरूरी नहीं है, याद रखो। टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन से वो फोन फेंक के देखेगा क्या होगा, है ना। तो ये सब स्टेजेस हैं किसकी, सेंसरी मोटर की, ये दोनों हैं प्री ऑपरेशनल की, ठीक है बात। देखो इसको ऐसे देखते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट
सब स्टेजेस हैं, इसकी तो मैंने आपको बता दी। जो ये आपका प्री ऑपरेशनल है, पूर्व संक्रियात्मक, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इसी में सिग्निफायर्स या सिंबल्स के माध्यम से सीखना वो जानता है बच्चा। ईगोसेंट्रिक है, इस स्टेज के अंत तक ईगोसेंट्रिज्म कम होगा। ट्रांसडक्टिव थॉट, ट्रांसडक्टिव थॉट मतलब दो अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देता है। रीजनिंग की थोड़ी कमी है, इंट्यूशन पे चलता है, उसको लगता है सब पता है, कैसे पता है ये नहीं पता, उसे याद ही नहीं रहता है ना। तो रीजनिंग, क्योंकि ये लॉजिक से पहले की स्टेज है, ऑपरेशन का मतलब है लॉजिक, तो लॉजिक अभी प्रॉपर तो आया नहीं बच्चे में, तर्क कॉन्क्रीट चीजों के प्रति भी, बट वो कोशिश कर रहा है तर्क करने की। ठीक है, तो ये दो स्टेजेस हो गई, सब स्टेजेस किसकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज की। सेंसरी मोटर की कुछ 4-5 स्टेजेस हैं, टोटल तो 6 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है जब रिफ्लेक्सेस पे बच्चा, स्कीमा उसके दिमाग में जन्म से ही होता है, जैसे सकिंग, भाई माँ का दूध पीना तो कोई नहीं सिखाता ना बच्चे को, तो वो स्कीमा है। स्कीमा मतलब एक मेंटल सेट है उसके दिमाग में, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है, तो वो स्कीमा है रिफ्लेक्सेस, जो शुरू के 1-2 महीने 4 महीने तक रहेगा, 1 महीने तक रहेगा। फिर आ जाते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन या ग्रास्प करना। आप बच्चे के हाथ में, एक छोटे से बच्चे, 1 महीने का बच्चा होगा, आपने ऐसे कुछ अपनी उंगली पकड़ाएंगे वो ऐसे पकड़ लेगा, तो वो ग्रास्पिंग का भी स्कीमा या रिफ्लेक्स कह लो आप उसको, होता तो रिफ्लेक्स ही है वो, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, तो वो होता है ब्रेन में। फिर आता है 1 से 4 महीने के बीच में प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। तो बच्चा, जैसे वो नहीं होता जो हम कहते हैं कि भाई बच्चा जो है थंब सकिंग, अंगूठा चूसना, तो वो प्लेजरेबल एक्शंस करता है, तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है 1 से 4 महीने के बीच। फिर टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन आता है 12 से 18 महीने के बीच, कि वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ फेंक के देखेगा कि देखता हूं क्या होगा, दूध की बोतल फेंक दी, जान के ही वो अपनी, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नन्हा वैज्ञानिक है ना, लिटिल साइंटिस्ट है, प्याजे कह रहे हैं लिटिल साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बॉटल नीचे गिरा के देखता हूं क्या होगा, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें वो करता है। कोई बॉटल रखी हुई है कहीं, कुछ देखेगा पकड़ के उसको क्या होगा, तो ये 12 से 18 महीने में है ना। इसके बीच में 4 से 8 महीने में सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, जिसमें वो इंटेंशनली कोई एक्शन रिपीट करेगा जिससे कि एक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो, यानी कोई चीज अगर आवाज आती है कुछ करने से तो वो रिपीट करेगा, क्योंकि उसको अच्छा लगा। वो खिलौने नहीं होते ऐसे हिला के खेलते हैं ये इस तरह के, तो उसको पता है ऐसे आवाज करेगा ये अगर ऐसे करूंगा तो ये सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है। जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज हैं, थंब सकिंग एंड ऑल, वो प्राइमरी हैं, और टर्शियरी हैं जिसमें बच्चा इंटेंशनली कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्रायल एंड एरर करके देख रहा है कि बॉटल गिराऊंगा तो दूध गिरेगा कि नहीं। फिर इसके बाद आता है 18 से 24 महीने में वो जो अर्ली रिप्रेजेंटेशनल, कि पहली बार दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन या मेंटल मैप्स बनने लगते हैं बच्चे के 18 से 24 महीने, 1.5 से 2 साल में। तो वो उतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि सिंबॉलिक थॉट वहां आ जाता है, लेकिन वो बनने शुरू हुए एक तरह से, तो उसको अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट कहते हैं, जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है, ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट वाली है। यार इतना आपको टेंशन नहीं है, बट पता होगा तो अच्छा होगा, कल को क्वेश्चन में से एटलीस्ट एलिमिनेट ही कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेट्स दैट ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीजेस बाय, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस उम्र में बढ़ने के साथ अहम केंद्रता कम हो जाती है। ईगोसेंट्रिज्म क्या है कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, खुद को सेंटर में रखता है, सेल्फ सेंटर्ड है। उसको लगता है जो चॉकलेट मुझे पसंद है पापा को भी पसंद होगी, जो कार्टून मुझे पसंद है वो पापा को भी पसंद होना चाहिए, है ना, उसकी चलनी चाहिए। आप कितना भी जरूरी काम कर रहे हैं और बच्चे का मन है कुछ खाने का, तो वो आके रोएगा, है ना। आपकी जेब में पैसे नहीं, आप बाजार गए हुए हैं, बच्चा रोड पे लेट लेट के रो सकता है बाजार में कि मुझे तो चाहिए खिलौना, मुझे तो चाहिए, ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं। तो ये चीज कम होने लगती है, धीरे धीरे दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने लगता है। किस स्टेज में? 7 ईयर्स। ये बात आपकी सही है, और मैंने बताया भी था जो लास्ट स्टेज थी इंट्यूटिव स्टेज प्री कॉन्सेप्चुअल की, उसके अंत तक आते आते अहम केंद्रितवाद कम हो जाता है, ठीक है ना। 7 ईयर्स, क्योंकि ये स्टेज खत्म होने वाली है ना, अब फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आ जाएगी, उसमें तो ईगोसेंट्रिज्म कम ही होता है। तो 7 साल की उम्र तक आते आते ये कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, फटाफट से जवाब दे दीजिए। श्वेता इज इन 5th ग्रेड, श्वेता एक बच्ची है जो 5वीं कक्षा में है। शी कैन क्लासिफाई डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स बट स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ फॉर द सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू पियाजे श्वेता इज इन व्हाट स्टेज? फटाफट से बताओ। अगर हम बात करें, श्वेता 5वीं कक्षा में है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को वर्गीकृत कर सकती है कि भाई ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल है, ये है, अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल्स को वो पहचान पाती है, क्लासिफाई कर पाती है, कैटेगराइज कर पाती है। CCS किससे जुड़ा हुआ है? C से ही, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से ही, है ना। अभी समझेंगे CCS ये यूनिवर्सिटी नहीं है चौधरी चरण सिंह, ये क्या है? क्लासिफिकेशन
कंजर्वेशन, सीरिएशन, ये तीनों गुण कहां आते हैं? यहीं आते हैं 7 से 11 में। पूछा क्या है ये समझना जरूरी है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री क्यों होता है? ये अमूर्त चीज समझने में दिक्कत है उसको। इसका अमूर्त प्रमाण क्या है? वो ये तो समझ पाती है, ये 3 एंगल बराबर हैं देख के ट्राइंगल का, वो समझ जाएगी, उतना लॉजिक उसमें आ गया है ना। कॉन्क्रीट चीजों को देख के, जिनको छुआ जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है किताब में ट्राइंगल को, तो वो समझ पा रही है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? अमूर्त चिंतन नहीं आया, मूर्त आ चुका है, कॉन्क्रीट लॉजिक आ चुका है। तो ये बच्ची कौन से स्टेज में है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, क्योंकि वो क्लासिफाई तो कर पा रही है। 4th ग्रेड का बच्चा है, 4थी क्लास का। 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा, 7 साल का बच्चा दूसरी क्लास में, 8 साल का बच्चा तीसरी क्लास में, है ना, 9 साल का बच्चा 4थी क्लास में। तो यानी 7 से 11 के बीच में ही है। ये तो सिंपल वैसे भी पता लग गया था, 5वीं क्लास का बच्चा है। इसके लिए थोड़ा दिमाग शार्प चाहिए, रट्टे लगा के बात नहीं बनेगी। अगर हमें पता है 5वीं क्लास की बच्ची तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तो होगी, फॉर्मल में थोड़ी चली जाएगी, 11 से ऊपर की थोड़ी हो जाएगी, है ना। कॉमन सेंस है ये। तो ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी इस तरह से, ठीक। रटना नहीं पड़ेगा। मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि अब बच्चा क्लासिफाई कर पा रहा है कि शेप के आधार पे, साइज के आधार पे, कलर के आधार पे वर्गीकृत कर पा रहा है, क्लासेस में बांट पा रहा है। जैसे आप एक अलमीरा में लगाते हैं अपने शूज एक तरफ, या आजकल तो शूज का भी बहुत सोने से कम नहीं है ना शूज। तो एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात होगी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहां आती है? यहां आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। अमूर्त चिंतन फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, और जिसकी कमी है तो इससे पहले वाली स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। A child thinks that because he wants to eat chocolate, एक बच्चा है जो चॉकलेट खाना चाहता है, तो उसको लगता है क्योंकि मैं चॉकलेट खाना चाहता हूं, his siblings and parents must want to eat it too। तो क्योंकि एक बच्चा है, कितने साल का है, कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। एक बच्चा सोचता है चूंकि वह चॉकलेट खाना चाहता है, इसलिए उसके भाई बहन और माता पिता को भी तो खानी होगी चॉकलेट। इसमें क्या बात है? दुनिया तो उसी के अराउंड घूम रही होती है ना। तो जब मुझे चॉकलेट खाने का मन है, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा को कैसे नहीं होगा? मुझे डोरेमोन देखने का मन है, उन्हें कैसे नहीं देखना होगा? है ना। मम्मी अनुपमा कैसे देख सकती हैं जब मुझे डोरेमोन देखना है? तो है ना, दुनिया तो मेरे अराउंड घूमती है। कौन सी स्टेज है ये? क्या है ये? व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज दिस? कैसा विचार है, कैसा चिंतन है ये बच्चे का कि उसको लग रहा है मुझे चॉकलेट खानी है तो मेरे भाई, मेरे माँ बाप, इन सबको भी खानी ही होगी, है ना। आइसक्रीम खानी, इनको भी खानी ही होगी। ये ईगो सेंट्रिक थिंकिंग है ना। बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, वो दूसरों के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पा रहा, ना वो डिसेंटर कर पाता, है ना। अहम केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, आय के अराउंड घूमती है दुनिया उसके लिए। ये कोई मेटाकॉग्निटिव एब्स्ट्रैक्ट बेसिक थिंकिंग कुछ नहीं है इसमें। अमूर्त चिंतन कहां है? तो ये अहम केंद्रित चिंतन है कि बच्चा खुद को सेंटर में रखता है, कि जैसा मैं फील करता हूं, एवरीबडी फील्स व्हाट आई फील और एज आई फील और थिंक। जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं महसूस करता हूं, मेरे भाई बहन, मेरे आसपास के सारे लोग वैसे ही करते हैं। अगर मेरा डोरेमोन को कुछ कहा गया तो मैं लड़ाई कर दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, अभी भी आप देखेंगे बड़े हो जाते हैं तब भी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो सपोर्ट करते हैं ना, उन्हें कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्यादा ठीक से नहीं, बस कोई नेता उन्हें पसंद है, वो अपने घर वालों से लड़ने को तैयार हो जाएंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए या उस नेता के लिए जिसका ना उन्हें कुछ अता पता। उनको लगता है सबको यही पसंद करना चाहिए। ऐसे कैसे? कोई कहे हमें तो नहीं यार ये वाली पार्टी नहीं पसंद, और ये हमारे देश में बहुत है, रिलीजन और पॉलिटिक्स बहुत तगड़े तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत बार होता है कि नहीं, अगर जो पार्टी मेरी फेवरेट है वो तुम्हारी भी होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है ना। इसका मतलब आप ईगो सेंट्रिक हैं, मतलब सेल्फ सेंट्रिक हैं। आपको लग रहा है जैसा आप फील करते हैं वैसा सबको फील करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे डेली लाइफ में। तो ऐसा नहीं है ईगो सेंट्रिक लोग जो है 2 से 7 वर्ष में ही होते हैं, जीवन पर्यंत भी कुछ लोग हो सकते हैं। अलग अलग तरह का ईगो सेंट्रिज्म अलग अलग स्टेज में चलता है, आगे पढ़ेंगे। देखिएगा एक बार, 47% लोग 4th ऑप्शन कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू Piaget, the imaginary audience and the personal fable both are parts of what? अच्छा सवाल है। पियाजे के अनुसार काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत कल्पित कथा दोनों किस उम्र में आते हैं? जिन्होंने थियरी पढ़ी है बैच में, मैंने आपको बताया है। पर्सनल फेबल क्या कहानी है, एडोलसेंट ईगो सेंट्रिज्म को याद कीजिए, दोनों उसी का पार्ट है ना। कब आती है ये? एडोलसेंस में। 53% लोग रो पीट के जवाब दे पा रहे हैं। कंजर्वेशन, इंट्यूटिव थॉट, ऑब्जेक्टिव, इंट्यूटिव नॉलेज। देखो बाकी तो ऑप्शन ही ऐसे थे जो बन नहीं पा रहे थे। अगर इसमें लिख दिया होता चाइल्डहुड और ये सब तो आप कंफ्यूज हो जाते। वो तो ऑप्शन आसान थे तो बचा लिया आपको। 53% लोग भी इसलिए जवाब दे पाए। किशोरावस्था, अब ये है क्या? इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट स्टेज है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल, जब बच्चा एडोलसेंट होता है,
फॉर्मल ऑपरेशनल जो पियाजे की आखिरी स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक, 11 से 15 या 11 एंड अबव कह देते हैं हम कई बार। फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संक्रियात्मक का मतलब है, ऑपरेशन का मतलब है लॉजिक। तो लॉजिक आ चुका है एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में, अमूर्त चीजों के बारे में। ठीक, इस अवस्था में दो चीजें हैं। एक कॉन्सेप्ट है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। अभी हम 2 से 7 वर्ष में अहम केंद्रितावाद पढ़ रहे थे, नॉर्मल वाला, है ना। 11 एंड अबव लिख देते हैं, 11 से 15 वर्ष लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है बात। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म का। एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म मतलब क्या है इसका? किशोरावस्था, किशोरावस्था, टीन एज 13 से 19, 12 से 18, 10 से 19 WHO की माने तो। किशोरावस्था अहम केंद्रितावाद, अहम केंद्रितावाद, बात ठीक है नहीं? इसमें दो चीजें होती हैं। अब ये एडोलेसेंस का ईगोसेंट्रिज्म है, यानी उसमें लॉजिक भी आ चुका बच्चे में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ चुकी है, हायर ऑर्डर थिंकिंग भी आ चुकी, साइंटिफिक थिंकिंग भी आ गई, सब आ गया। लेकिन फिर भी एडोलेसेंस में एक अलग तरह का ईगोसेंट्रिज्म होता है जो कह रहे हैं यहाँ पे। एल्काइन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका जिक्र किया था, पियाजे भी इसकी बात करते हैं अपने थियोरी में। तो अगर हम देखें यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है पर्सनल फेबल, पर्सनल फेबल यानी अपनी खुद की कहानियां, अपनी ही परियों की कहानियां उसने बनाई हुई हैं। पर्सनल फेबल बोले तो व्यक्तिगत कल्पित कथा, खुद से कल्पित कथाएं। उसको लगता है मैं इतना यूनिक हूं, इतना स्पेशल हूं, दुनिया में तूफान आ जाए, कोविड आ जाए, कुछ हो जाए, प्लेग फैल जाए, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो इन सब चीजों के परे हूं, है ना। आई एम दैट स्पेशल कि मुझे कोई चीज टच भी नहीं कर सकती। वो अमरीश पुरी याद है बचपन में कौन सी मूवी थी कि ना दाएं से बाएं से कोई, नॉर्थ ईस्ट कोई दिशा से कोई मुझे मार नहीं पाएगा एंड ऑल। तो वो वैसी सी ही दुनिया में रहता है पर्सनल फेबल में। वो उसकी अपनी कल्पित कहानी है कि उसको लगता है वो इतना स्पेशल, इतना यूनिक है, उसको कुछ टच नहीं कर सकता। वो बाइक 140 पे ऐसे मोड़ दे घुमा के तो भी उसे कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट तो किसी और के होते होंगे हेलमेट ना लगाने से, मेरा थोड़ी होगा, ऐसा सोचते हैं बच्चे इस स्टेज में। बड़े होके भी कुछ लोगों में रह जाता है ये, मतलब थोड़ा लॉजिक के परे चला जाता है वो अपनी ही दुनिया में। ठीक, तो पर्सनल फेबल ये कि उसे लगता है बहुत यूनिक है वो, क्योंकि वो खुद पे सेंटर्ड है। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म में सारा ध्यान उसका खुद पे ही है। दूसरी चीज जो यहां थी इमेजिनरी ऑडियंस, यानी उसको लगता है कि एक काल्पनिक दर्शक हैं जो उसे हर समय देख रहे हैं कैमरा लगा के। इमेजिनरी ऑडियंस कि जो अगर वो किसी पार्टी में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है और उसको एक पिंपल भी हो गया तो उसको लग रहा है सबका ध्यान उसी पे। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको लग रहा है ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि आज मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूं, देखो मैंने नई वॉच ली है, नई बाइक ली है। ये क्या है? उसको लग रहा है सबका ध्यान उसी पे है, दुनिया उसी के अराउंड घूम रही है। तो ये दोनों चीजें किस में आती हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और ये एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म है, यानी किशोरावस्था का अहम केंद्रितावाद है। ठीक है ना, बिल्कुल करनी है डिवाइन, इतनी बात क्लियर है। तो ये पर्सनल फेबल और इमेजिनरी ऑडियंस, इसीलिए आपको लगता है जैसे ही बच्चा 12 से 18 में आता है वो दुनिया में किसी की नहीं सुनता, वो अपनी ही मजे में रहता है ना। उसको लगता है बस उसे पता है ना इससे पहले कुछ हुआ था ना इसके बाद कुछ होगा, बस वही है दुनिया का सेंटर। तो पर्सनल फेबल और इमेजिनरी ऑडियंस एडोलेसेंस में ही होते हैं। इंटरेस्टिंग नहीं है पियाजे को पढ़ना? काफी इंटरेस्टिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्या कह रहे हो सर में दर्द हो जाता है, इतनी चीजें हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 रिवीजन से हो जाएगा काम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट अबाउट पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। फटाफट से बताओ। पहला क्या है? बच्चे तार्किक सोच में संलग्न होना शुरू करते हैं औपचारिक संचालन चरण में। औपचारिक यानी 11+ ईयर्स, लास्ट स्टेज फॉर्मल। बच्चे अमूर्त रूप से सोच सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें आ जाती है। ठोस संचालन मतलब मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष में। तो अमूर्त आती है भाई, मूर्त थोड़ी आती है। पहली बार लॉजिक आ रहा है लेकिन मूर्त चीजों के प्रति, अमूर्त चीजों के प्रति नहीं। तो ये तो उल्टा कह दिया उन्होंने। चिल्ड्रन बिगिन टू एंगेज इन लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग फॉर्मल में नहीं आती, कॉन्क्रीट में ही आ जाती है, कॉन्क्रीट चीजों के बारे में। पहली बार लॉजिक कॉन्क्रीट में आता है और पहली बार एब्स्ट्रैक्टली सोचना फॉर्मल में आता है। तो इन्होंने तो ऑपोजिट कह दिया, दोनों ही बातें गलत हैं। दोनों ही बातें गलत हैं, जबकि 42% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। ये दोनों गलत क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों लगे रहते हो ए एंड बी बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू? नीदर वन नॉर टू, दोनों ही गलत है ना तो एक और ना ही दो, दोनों गलत हैं। क्योंकि लॉजिक आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में।
इन्होंने उल्टा कह दिया। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? फटाफट से बताओ। मेरा सही हुआ है कोई कह रहा है, ठीक है, आपके घर हम एक अवार्ड भिजवा देंगे। देखिएगा, मजाक कर रही हूँ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी? अब ये देखने में आसान सा सवाल है, बट इसको करना जरूरी है। और जब हमने बैच में डिस्कशन किया, बहुत लोगों को ये जानना था क्या है आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है। अब ये तो आपको पता ही है, पियाजे की थ्योरी चल रही है, तो वाइगोस्की का क्वेश्चन क्यों लाऊंगी। ऐप iOS में नहीं चल रही है, तो जिनके पास आईफोन है वो वेबसाइट के थ्रू देख लें कोर्सेज, या अपने मम्मी पापा से थोड़ा कहें कि एंड्रॉयड फोन ले लीजिए, उनके पास होगा, है ना, घर में किसी के पास तो होगा ही। तो पियाजे की अगर हम माने तो पियाजे इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी होती है कि नॉलेज कैसे डेवलप होती है, ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाता है, ये है मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी की एक ब्रांच है। अगर जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो हेरिडिटी के माध्यम से, यानी जो आपके आनुवंशिक गुण आपको मिले हैं, आपके जेनेटिक्स, आपके डीएनए में जो क्षमता है, उसके माध्यम से, जो मैचुरेशन की बात पियाजे कर रहे हैं, कैसे ज्ञान को विकसित करेगा बच्चा अपनी आनुवंशिक क्षमताओं के साथ एक्टिविटी करके, इसी को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। क्योंकि पियाजे ना सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट, वो एक बायोलॉजिस्ट भी थे, यानी एक जैव विज्ञानी भी थे, एक मनोवैज्ञानी भी थे, और एक फिलोसोफर भी थे, यानी दर्शन शास्त्री भी थे। तो फिलोसोफर, बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पता नहीं क्या क्या थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ा है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी उन्हें, इसीलिए हम कह रहे हैं। चलिए खैर, ये सब बातें होती रहेंगी, अलग अलग लोग कहते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अकॉर्डिंग टू पियाजे? सीखने के लिए क्या जरूरी है पियाजे के अनुसार? बिलीफ इन इमानेंट जस्टिस, अंतर्निहित न्याय में विश्वास, कि कोई है जो कर देगा हिसाब किताब, वो देख रहा है, सबका हिसाब होगा, है ना, ये वाला बिलीफ कि आपने गलत किया है, आपके साथ गलत होगा, है ना। और कि आपने किसी को बुरा कहा, मैंने मम्मी पापा को कुछ उल्टा जवाब दे दिया, मुझे चोट लग गई 2 मिनट बाद, फिर मम्मी कहेंगी सामने से, आपको लगेगा यार मैंने मम्मी को बुरा बोल दिया था शायद, इसलिए आज चोट लगी है। क्योंकि आपको लगता है कोई ऊपर बैठा हुआ है, दाढ़ी वाला या व्हाटएवर, दाढ़ी वाली तो ठीक नहीं लगेगा, है ना। तो कोई तो ऊपर बैठा हुआ है जो तुरंत से हिसाब कर देता है, कोई एक सुपर पावर है जो तुरंत हिसाब कर देती है। इमानेंट जस्टिस अपने आप हो जाएगा। तो इसमें ये छोटे बच्चों में होता है, 2 से 7 वर्ष के बीच में ज्यादा। और ये ना, ये इन्होंने बेसिकली, इनकी एक थियरी है मॉरलिटी की। सबसे पहले जो मॉरल रीजनिंग की थियरी दी थी, मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिकता की, सही और गलत की, उस थियरी में इमानेंट जस्टिस की बात की इन्होंने। वो आपको नहीं पढ़नी है सीटेट के लेवल पे, है ना। तो ये डेवलपमेंट, ये वाले चाइल्ड डेवलपमेंट वाली, या मतलब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थियरी नहीं है, फिर इन्हीं की थियरी से इंस्पायर्ड है जो कोहलबर्ग की थियरी है। ठीक, रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। रीइंफोर्समेंट की बात मैं आपको बता चुकी हूं, ना पियाजे करेंगे ना वाइगोस्की, पुरस्कार, दंड, इन सब की बात नहीं करते ये। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय द लर्नर, जहां बच्चा एक्टिव है, बात खत्म हो गई, बच्चे को एक्टिव रखेंगे। ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करने से ज्यादा बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे पियाजे, है ना। तो सक्रिय है जहां, वहीं बात बन जाएगी। दंड, पुरस्कार, कंडीशनिंग, इन सब की बात पियाजे वाइगोस्की दोनों ही नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, देखते हैं। इन जीन पियाजे's theory dash is said to occur when a child perceives new objects or events in terms of existing schemas। अब इसमें आप खूब गलती करेंगे, है ना, फटाफट से आप बताइए। देखिएगा, कहां लाइव नहीं चल रही एंजल पांडे क्लास? बिल्कुल लाइव चल रही है। सॉरी, देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें यार, नेक्स्ट वीक से हो सकता है आप लोग रेडी रहना कि मैं शाम को 7 बजे कर दूं ये वाली क्लास। बहुत लेट हो जाता है, और पिछले 8 साल से सेम टाइम पे क्लास लेके मैं थोड़ा सा बोर भी हो गई हूँ। तो मैं भी, मेरी भी शाम में थोड़ी बच जाएंगी, है ना। थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा देखूँ, दुनिया में लोग मिल रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादातर चीज़ें बंद हो जाती हैं जब तक ये क्लास खत्म होती है 11 बजे रात को। तो कोशिश रहेगी मेरी नेक्स्ट वीक कुछ सेटिंग बिठा के, क्योंकि ऐप में ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा अभी पता नहीं, देखा जाएगा। क्योंकि ऐप में क्लासेस हैं उस हिसाब से कि ये यूट्यूब वाली क्लास 7 बजे कर दूं मैं। देखना एक बार। इन जीन पियाजे's theory dash is said to occur when a child perceives new objects or events in terms of existing schemas। यानी पियाजे के अनुसार कौन सी चीजें जो होती है जब एक बच्चा परसीव करता है नए ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अनुसार। आपको दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इसमें
अगर मैं ऐड कर दूं, अच्छा एक काम करो, ये ऑप्शन हटा देती हूं, मैं यहां पे लगाती हूं एकोमोडेशन। अब जवाब देना, अब जवाब देना। एकोमोडेशन बोले तो समायोजन, ये ऑप्शन इजी थे इसमें, इसलिए आप आसानी से निकल गए इससे। समायोजन, हम अपनी टीम को बोलेंगे थोड़ा। देखिए मन कर रहा है किसी का जवाब देने का, फटाफट से नया क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन हटा दिया। अब किसी का मन नहीं कर रहा, सब चिपक चुके हैं, क्योंकि आपको पता है ये ऑप्शन में है ही नहीं, आपने बनाया है अभी अभी, है 1% लोग बढ़े हैं। देखना एक बार, समझते हैं कहानी क्या है। नो मैम, टाइम यही रहने देना मैम, होता है 7 बजे, क्या होता है ये तो बताओ दीप्ति। मैं एक बार पूछ लूंगी आपसे, कम्युनिटी पे ना एक पोल डाल दूंगी, या लास्ट में आज एक पोल में आप बता देना 7 बजे रखें क्लास के 9 बजे, है ना। एसिमुलेशन, देखो सिंपल बात है, अगर यही परसीव की जगह ट्रांसफॉर्म लिखा होता तो कहानी बदल जाती, ठीक है ना, फ्री एकोमोडेशन हो जाता। अगर मैं बात करूं, यहां पे बात हो रही है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार डैश तब घटित होता है जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। यानी मुझे पता है कि एक एनिमल जिसका एक हम्प होता है, एक कुबड़ होता है, वो उसका नाम हॉर्स होता है। एक दिन मैंने कैमल देखा, यानी ऊंट देखा, और मैंने कहा हॉर्स है, बड़े वाला हॉर्स है। इसका मतलब जो मैं जानती हूं उसके आधार पे मैंने क्या किया, नए ऑब्जेक्ट को परसीव किया है, तो ये एसिमुलेशन है। अभी एकोमोडेट मुझे जरूरत तब पड़ेगी जब मुझे ये ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग नॉलेज को, कि कोई मुझे कहेगा नहीं नहीं ये हॉर्स अलग होता है बेटा, और ये कैमल अलग होता है, घोड़ा और ऊंट अलग होते हैं। तब मेरे दिमाग में सर में दर्द होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, असंतुलन होगा। अच्छा, फिर मैं एक नया स्कीमा बनाऊंगी और कहूंगी कि हाँ कैमल अलग है और ये हॉर्स अलग है। तो अभी तो ये सिंपल एसिमुलेशन है कि एक बच्चा है जो दाल चावल मिक्स करके खाना सीख रहा है। जब एग्जिस्टिंग स्कीम के आधार पर बात हो रही है, यानी जितना वो आज जानता है स्कीमास के आधार पर, परसीव्स न्यू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा, कुछ फिट कर रहा है एग्जिस्टिंग स्कीमा में। अगर मॉडिफाई करता प्रीवियस स्कीमा को या फिर ट्रांसफॉर्म करता प्रीवियस स्कीमा को, तब यहां पे एकोमोडेशन हो जाता, एडजस्ट करता तब एकोमोडेशन हो जाता। लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीम लिखा हुआ है तो बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहां पे क्या होता है भाई, Despite their abilities to solve different kinds of problems, dash children still cannot think hypothetically. बच्चे hypothetically यानी अभिकल्पनात्मक रूप से नहीं सोच पा रहे। लॉजिक आ गया बट सोच नहीं पा रहे। कोई कह रहा 7 बजे तो आपकी क्लास होती, तो वो ऐप की क्लास एडजस्ट होगी तभी तो हो पाएगी। तभी तो मैं कह रही हूं अभी देखा जाएगा कि अगर 7 बजे ऐप की क्लास उसको और पहले ले आते हैं या कुछ इधर उधर करते हैं तो यूट्यूब पे 7 बजे रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो अभी मैं कह रही हूँ संभावना है इस चीज़ की, अभी पक्की बात नहीं। मैं आपसे भी पूछ लूंगी, अगर आप लोग कहेंगे कि 7 बजे ठीक रहेगा तो 7 बजे रख लेंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है चलने देंगे। मत देखने दो हमें शाम में, कोई बात नहीं, रातें देख लेंगे। देखो एक बार फटाफट से बताओ, 52% लोग कह रहे हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए उनकी क्षमताओं के बावजूद बच्चे अभी भी काल्पनिक रूप से नहीं सोच पा रहे हैं। हिंदी इसकी ठीक नहीं है। हाइपोथेसिस होता है परिकल्पनात्मक रूप से, यानी लॉजिक के बेस पे हाइपोथेसिस, कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है तो उसके बेस, एक लॉजिक के बेस पे आप एक इमेजिनेशन करते हैं कि ये प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हाइपोथेसिस आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल में, लेकिन यहां आ नहीं पा रही क्योंकि लॉजिक तो आ गया लेकिन हाइपोथेसिस नहीं कर पा रहे हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है कहां, इंडक्टिव रीजनिंग आ गई है, एग्जाम्पल टू रूल जाना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो इसका मतलब बच्चा 7 से 11 में है, मूर्त परिचालन में है या मूर्त संक्रियात्मक में है ना, फॉर्मल में नहीं है अभी। क्योंकि हाइपोथेसिस आ जाती अगर वो फॉर्मल में होता कि वो इमेजिन करके समझ जाता कि यार अगर अभी मुझे लग रहा है कि इलेक्शन है बीच में, तो इलेक्शन तब तक नहीं होंगे, फिर ये होगा, फिर गवर्नमेंट फॉर्म होगी, इसका मतलब DT+B का पेपर बाद में निकलेगा। हाइपोथेसिस, जैसे मैं कुछ दिन पहले आपसे कह रही थी कि अगर कुछ दिन और नहीं आया सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, 12 तारीख से आचार संहिता लगने वाली थी, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसके बाद नई वैकेंसी नहीं निकल पाएगी। ये बेसिक लॉजिक है ना, हाइपोथेसिस है, ये मेरी इमेजिनेशन लेकिन लॉजिक के बेस पे, बिना लॉजिक के नहीं है। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगी।